वो लावा फट पड़ा जो PTI में काफी अरसे से उबल रहा था। मईशत के मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल के बाद अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मसाइल सामने आ गए। हुकूमत में सब अच्छा नहीं है। माशी बहरान उरूज पर है। उज़रा भी चैलेंज बन चुके हैं। बयानात दिए जा रहे हैं, इंकशाफात किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है। आज वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वजीर फैसल बावडा ने कहा कि काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं, यहाँ गेम हो रही है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। काबीना में कुछ कहा जाता है और बाहर कुछ और कहा जाता है। लोग समझते रहते हैं कि हम वजीर आजम बन चुके हैं, यहाँ सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, ग्राउंड पर कारकर्दगी कुछ और है। ये बहस एक और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के इंटरव्यू के बाद शुरू हुई है। वो इंटरव्यू जो धमाका खेज भी है और हैरान कुन भी। इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने हुकूमती कोताहियों का भी एतराफ किया। इंटरव्यू के बाद ही वजीर आजम ने फवाद चौधरी को सियासी गुफ्तगू में एहतियात बरतने की हिदायत की, लेकिन फिर भी ये इंटरव्यू बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। नाज़रीन, क्या तहरीक इंसाफ के पास वक्त कम रह गया? हुकूमत की बुरी कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है? कारकर्दगी ना दिखाई तो हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है? वजीर आजम इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों ना हुए? खराबी इमरान खान में है या उनकी टीम में? फैसला साजी कौन कर रहा है? वोट लेने वाले फैसले करने वालों में शामिल क्यों नहीं? ओहदे कमजोर लोगों में क्यों बांटे गए? हुक्मरान जमात में कौन किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा? अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में सबसे अहम और सबसे खतरनाक बात जो फवाद चौधरी ने की है वो ये है कि हुकूमत के पास सिर्फ 6 माह रह गए, वरना मामला दूसरी जानिब चल जाएंगे। और वजीर आजम इमरान खान को भी इस सूरत हाल का अंदाजा हो गया है। वफाकी वजीर ने इस पर भी बात की कि फौज का किरदार बढ़ गया है, सिविलियन को मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन साथ ही ये सवाल भी किया कि ऐसी क़यादत के साथ सिविलियन बालादस्ती कैसे हो सकती है? फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया कि ओहदे कमजोर लोगों को दिए गए। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने हुक्मरान जमात के अंदरूनी झगड़ों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात की वजह से सियासी तबका बाहर हो गया। फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी इख्तलाफात की बात की जो आज से नहीं है, उस वक्त से हैं जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी नहीं आई थी। शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन की काबीना इजलासों में शिरकत पर भी एतराज करते थे। इसी तरह असद उमर और जहांगीर तरीन के इख्तलाफात की खबरें सामने आई। दोनों रहनुमाओं ने बिला वास्ता एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए और अब फवाद चौधरी बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने ही असद उमर को वजारत से फारिग करवाया था। इससे कबल फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान भी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे चुके हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा था कि फवाद चौधरी को कौमी सलामती के मुखालिफ बयान देने पर हटाया गया, जबकि फवाद चौधरी ने कहा था फिरदौस आशिक आवान ने लॉबिंग करके वजारत ली थी। हालिया इंटरव्यू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खुलकर ना सही लेकिन बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में एक गिला भी किया है, वो ये कि वजीर आजम गैर सियासी लोगों में घिर चुके। वजीर आजम के इर्द गिर्द मुशीर और मुआवन खुसूसी ज्यादा हैं, सियासी लोग मुंह देखते रह जाते, इन्हें फैसला साजी में शामिल ही नहीं किया जाता। इन्हें शिकवे करने वाले फवाद चौधरी कोई पहले वजीर नहीं है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने भी वजीर आजम की काबीना और काबीना के साथियों पर सवालात उठाए थे। हुकूमत में शामिल गैर मुंतखब लोगों पर हुकूमत के ही सियासी हल्के एतराज कर रहे हैं और खुद उनकी कारकर्दगी भी काबिल एतराज है। मसलन वजीर आजम ने जुल्फी बुखारी को मावने बराए ओवरसीज पाकिस्तानी तो बना ही दिया, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी बनाया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की कोई एक जगह बताएं जहां सैर के लिए जाया जा सके तो जुल्फी बुखारी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। वही जुल्फी बुखारी हैं जो वजीर आजम के इमाम पर वजारतें भी तकसीम करते हैं। फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब इन्हें वजारत इत्तलात से हटाया गया तो वजीर आजम का पैगाम लेकर जुल्फी बुखारी उनके पास आए और उन्हें मुख्तलिफ वजारतों में से कोई एक वजारत चुनने की पेशकश की। इसी तरह एक और गैर मुंतखब शख्सियत है तानिया इदरिस, इनको भी वजीर आजम का मावने खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, सहाफ़ी उमर कुरैशी ने ट्विटर पर इस हवाले से कुछ तहकीकात भी शेयर की थी। उनका कहना है कि तानिया इदरिस की तैनाती से कबल डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी भी रजिस्टर कराई गई। इस कंपनी के डायरेक्टर्स की फहरिस्त में तानिया और जहांगीर तरीन का नाम भी दर्ज था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद पंजाब के वजीर इत्तलात फैज़ल हसन चौहान साहब, शुक्रिया। जो बातें फवाद चौधरी ने की हैं, इल्ज़ाम कह लें, गुफ्तगू कह लें, कितनी सच्चाई दिखाई देती है आपको फवाद चौधरी की इन तमाम बातों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक के करम से तहरीक इंसाफ के अंदर
किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है और तहरीक इंसाफ के अंदर सिर्फ एक लीडर है जिसकी स्कूल ऑफ थाट को, जिसके ओपिनियन को, जिसके आइडियालॉजी को, जिसके विजन को जानकर, मानकर, पहचान कर और गर्दान कर जो लोग भी आए हैं PTI के अंदर, वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। उनके अलावा कोई ग्रुप, कोई धड़ा ना कोई है, और अगर कोई समझते हैं अपने आप को तो वो अहमकों की जन्नत में और उल्लुओं की बहिश्त में रहता है। पहली चीज़, पूरी पार्टी इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ है। दूसरी चीज़, आप एक बंदा अकेला होगा ना तो उसको भी इख्तलाफ अपने आरा के हवाले से, कभी एक टाइम पे वो एक चीज़ सोचेगा, घंटे बाद कहेगा नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, इसी इशू के ऊपर ये राय होनी चाहिए। एक बंदा भी इख्तलाफ राय अपनी ही राय के साथ जाना वो कर सकता है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा हो तो अलूमुल इंसानियात के माहिरीन ये कहते हैं और माशरा और इज्तिमाइयत के जो सुर और गुर रखने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि हो ही नहीं सकता कि आपका इख्तलाफ ना हो। तो जो इख्तलाफ होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका अदारा, आपका ख़ानदान, आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत तबाह बर्बाद हो गई, नाकाम हो गई, नामुराद हो गई, ये चीज़ें नहीं होती। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फवाद चौधरी साहब का बुनियादी इशू ये है कि उनके दिमाग का एक कीड़ा है जो उनको चैन नहीं लेने देता। आप उनके 8 साल का पिछले 8 साल का इनका एनालिसिस कर लें पॉलिटिक्स का, ये काफ लीग में हो, मुशर्रफ लीग में हो, ये पीपल्स पार्टी में हो, ये अपनी डी में ही है ना, अपने गोल करेंगे। मतलब है कि एक खानदान के अंदर रहने का भी एक रवैया होता है। मगर चौहान साहब, वो पनामा में आपको डिफेंड करते रहे हैं, नून लीग के लोगों की फौज होती थी, वो अकेले होते थे, डिफेंड करते थे, और आप खुद कहते थे बड़ा अच्छा डिफेंड करते थे। वो अपनी जगह है, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूं कि आप पिछले 2.25 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसी दुर्फितनी छोड़ेंगे कि जो पार्टी डिसिप्लिन के बरखिलाफ होगी। कभी पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे मीडिया के अंदर आके। आप कोर कमेटी के मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर की हैसियत से आपको पूरा इख्तियार हासिल है। आप खुल के डिस्कशन करें, आप खुल के अपनी राय दें, आप इख्तिलाफ राय रखें, आप बताएं वहां पर बैठ के पूरी लीडरशिप के सामने ये चीज ठीक है, ये गलत है, ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ये गलत कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर, काबीना के अंदर गैर मुंतखब लोगों का किरदार बढ़ गया है, उन्होंने एक तरह से खान साहब को हिसाल में रखा है अपने। अली भाई, मैं आपको बताऊं, मैं दूसरी दफा पार्लियामेंट के मेंबर बना हूं, 38 साल से ऐसा सियासी कारकुन हूं। इतना मुझे भी पता है और आप भी जानते हैं कि जनाब आपका जो मुल्क का कानून और आइन है और उसके अलावा पूरी दुनिया के जो मुल्क और कवानीन है पार्लिमानी जमहूरियतों के, आपके 5 मेंबर पाकिस्तान के अंदर कौमी और 5 सूबाई के अंदर मशीर बन जाते हैं नॉन इलेक्टेड, और 5 ही मामले खसूसी बनने का प्रोविजन मौजूद है। ये हर मुल्क के अंदर आपको, आप मुझे बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के और उससे पहले आपके जनाब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे और इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं और जितने दूसरे मुल्कों में चले जाएं, क्या उनके एडवाइजर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं? आपको आप कई मिलेंगे जो नॉन इलेक्टेड होंगे। सर, लेकिन ये बात आपके अपने कॉल ऑफ फेल के तजाद की है ना। आप कहा करते थे कि इतने मुशीर हम नहीं रखेंगे, आपने पूरी फौज भर्ती करके रखी हुई है, हालांकि खान साहब खुद का ऑन रिकॉर्ड कहा करते थे कि वो इतने मुशीरों की फौज नहीं रखेंगे। नहीं 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 जनाबे वाला, आइन और कानून जितनी इजाजत देता है उतने ही एडवाइजर बनते हैं, उतने ही मामले खसूसी बनते हैं। उससे ज्यादा ना वजीर आला सूबे का ना वजीर आजम बना सकता है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि क्या ये भी गलत कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब के सिविलियन क़यादत का किरदार बहुत कम हो गया है, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार बहुत बढ़ गया, और सिविलियन की क़यादत का किरदार इसलिए कम हुआ है कि वो कमजोर क़यादत है। सर, ये इशारा आपकी तरफ भी है, इशारा काबीना की तरफ भी है, और शायद प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी है। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जितनी बातें की हैं इंतहाई इनडिसेंट, इररिस्पॉन्सिबल और एक इनडिसिप्लिन्ड बातें हैं, जो सारी की सारी पार्टी की कोर कमेटी के प्लेटफॉर्म पे जाना और फोरम पे होने वाली थी। लेकिन इनको हीरो बनने का, अरस्तु बनने का, सुकरात बनने का, बुकरात बनने का और जालिनूस बनने का और हीरो बनने का पुराना शौक है, तभी ये हर 1.5-2 महीने बाद इस किस्म की दुर्फितनियाँ जो छोड़ते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब जो आपने ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम बनाने में नाकाम हो गए हैं, परफॉर्म करने में नाकाम हो गए हैं, अगर आप ये समझते हैं तो भाई आप रिज़ाइन कर दो, आप कौमी असम्बली की नशिस्त से भी कर दो जो PTI के सरसदगी है, और आप वजारत से भी कर दो अगर आप ये समझते हो। जब नहीं करना तो एक डिसिप्लिन एटीट्यूड के साथ एज अ मिनिस्टर काबीना के अंदर और आप अपने कोर कमेटी के फोरम में वहाँ पर अपना माफल ज़मीर बयान करें। आप मीडिया के अंदर आके अपना आप जनाब कमीज़ उठाएंगे तो आपका जनाब पेट नंगा होगा, आपकी पीठ नंगी होगी और साथ आपकी पूरे खानदान और पार्टी की होगी। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछूंगा अली हैदर आपसे,
मैं या आप या फवाद चौधरी साहब अपने ख़ानदान की बातें जो ना गली महल्ले और चौकों और चौराहों में और मीडिया में आके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से पार्टी भी एक ख़ानदान होता है, हुकूमत भी एक ख़ानदान होता है। आप मुखालफीन को खुद मौका दे रहे हैं कि मुखालफीन आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और आपकी जनाब मैनेजरियल क्वालिटीज़ के ऊपर। ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसी पर तजिया लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इरशाद भट्टी साहब। ये इंटरव्यू इरशाद भट्टी साहब सोहेल वड़ाई साहब ने लिया और उन्हीं के अंदाज में कि पुराने वादे, पुरानी तकरीरें जब टीवी पे देखते होंगे हंसी तो आती होगी। हाय हाय हाय। अच्छा, वो कहते हैं ना, वकालत, सहाफ़त और सियासत का जिस हांडी को तड़का लगे तो उसके बाद उसमें से फवाद चौधरी साहब ही निकलते हैं। एक जॉन एलिया का शेर है, 22 साला इमरान खान की स्ट्रगल और 22 महीने की कारकर्दगी पर शेर पहले सुन लीजिएगा कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अब ये है कि बहुत सारे लोगों ने से मैंने पूछा कि फवाद चौधरी साहब ने बातें क्यों की ये, कि हालांकि वो करते रहते हैं और मुझे पसंद है कि वो करना चाहिए उनको, उन्होंने दिल की बातें की हैं, लेकिन बड़े एतराज़, चूँकि फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर आला पंजाब बनना था, नहीं बन सके, चूँकि फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात से हटाकर एक खुड्डे लाइन की वजारत दी गई है, चूँकि फवाद चौधरी साहब के बहुत सारे मामलात पर सुनी नहीं जा रही, चूँकि फवाद चौधरी का अपना ग्रुप है और वो खुद भी इन लड़ाइयों में हिस्सा है पार्टी के अंदर, चूँकि फवाद चौधरी साहब किसी मिशन पर हैं, चूँकि फवाद चौधरी साहब को ख़बरों में रहने का शौक़ है, वो पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं, असल पीटीआई पे वो खुद भी पार्टी बदल के आए हैं। सारी चीज़ें मान लें, बहरे तो सारी चीज़ें मैं नहीं मानता, लेकिन सारी चीज़ें मान लें तो क्या गलत कहा है? अभी मैं फयाज चौहान साहब को सुन रहा था, तो क्या गलत क्या कहा है? राइट पीपल फॉर राइट जॉब आप नहीं लगा सके सर, होमवर्क आपका नहीं था सर। क्या शाह महमूद कुरैशी तरीन लड़ाई नहीं थी? अब और दूसरी बात यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब की खूबसूरती देखिए, पीपल्स पार्टी में गिलानी साहब से सिंह फंसाए रखा, तहरीक इंसाफ में जवेद हाशमी से फंसाए रखा, उसके बाद आगे आके तरीन से फंसा लिया। अच्छा, और मुझे वजीर आला नहीं बनने दिया। असद उमर तरीन लड़ाई नहीं है, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप नहीं है पार्टी में, है। जहांगीर तरीन सब चले गए, पार्टी में ग्रुप मौजूद उनका नहीं है। आजम खान ग्रुप नहीं है। इलेक्टेबल्स ग्रुप नहीं है। आज़ाद ग्रुप नहीं है। अनइलेक्टेड ग्रुप नहीं है। अनइलेक्टेड और इलेक्टेड का झगड़ा नहीं है, बहुत वसी झगड़ा है। काफ लीग, MQM, GDA अपने अपने ग्रुप नहीं है। कराची के 5 प्यारा ग्रुप नहीं है। पंजाब के 6 धड़े नहीं है। KPK के 3 ग्रुप नहीं है। अच्छा, नाइली कन्फ्यूजन, नालायकी, गंदम वाफर मिकदार में मौजूद थी, आटा गंदम बुरान पैदा नहीं हुआ। चीनी मौजूद थी, चीनी का बुरान पैदा नहीं हुआ। आज चीनी कितनी पहुंच गई? आज भी 85-90 पे है कि नहीं है? पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद था, है, बुरान पैदा हुआ कि नहीं हुआ? IPPs ने अब आपको नहीं कहा कि हम लोड शेडिंग करने जा रहे हैं? LPG का बुरान सर पे नहीं आ गया? कोरोना दवाइयाँ, टीके कहाँ गए हैं? आपने क्या किया है? अद्वियात स्कैंडल पर आप सत्तू पीकर सोए हुए हैं। एक आटा गंदम मुजरम, कुछ नहीं हुआ। निजी बिजली का ढाके, कुछ नहीं हुआ। चीनी बुरान पे चलो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे हटा, सिंध ने दे दिया, चलो। पेट्रोल बुरान पे 9 कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना था, गिरफ्तारियां होनी थी, की आपने। कोरोना दवाइयों के पर गायब होने पर आपके जफर मिर्जा अभी तक मौजूद है ना कि नहीं है? अच्छा, क्यों नोट हर बात पे? लेकिन बड़ी साहब चलें ये बता दें सर, हर बात पे आप नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, लेकिन ये बता दें, आप तो माशाल्लाह काफी इन्फॉर्म्ड है भट्टी साहब, पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में रहते हैं, दोनों को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं आप। क्या वाकई 5.5 महीने रह गए हैं और क्या 5.5 महीने काफी होंगे कारकर्दगी बेहतर करने के लिए? सर, बात यह है कि इस पिंडी को प्लीज, हमने एक हमारे अंदर है, एक होती है जैसे किसी मरीज को बहुत सारे, मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूं तो दायमी कब्ज होती है, वो दायमी कब्ज के मरीज होते हैं। हमारे यहाँ एक अक्सरियत दायमी बदगुमानी और वहम की मरीज है कि पिंडी। इमरान खान साहब, बुजदार साहब, पिंडी ने कहा था कि लगाएं,
नहीं कहा था, पिंडी ने उनको देना। ये कारकर्दगी जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई है, पिंडी ने कहा है। राइट पीपल फॉर राइट जॉब पिंडी ने रोका हुआ है। आपको कमजोर फैसले करने से पिंडी ने रोका हुआ है। पिछलों को जदादे बनाने से पिंडी नहीं रोक सका, तो इनको कैसे रोक सकेगा? भाईजान, तीन चार चीजें आपने गुलाम सरवर साहब का सुनाया, शेख रशीद साहब का सुनाया, शामिद कुरैशी इस पे बात कर चुके हैं, इलेक्टेड अनइलेक्टेड पे आज काबीना में आपने थोड़ा सा हिंट दिया। फैसल वाडा साहब ने इतना ब्लास्ट किया कि ये असासे क्यों नहीं अपने जमा करा रहे, डिक्लेरेशन क्यों नहीं, कि इमरान खान साहब ने उनको कैबिनेट से उठाकर साथ वाले कमरे में ले गए। असद उमर साहब ने बात की, फवाद ने क्यों बात की? फिर इमरान खान ने फवाद साहब को कहा कि ना करें इस तरह की, आप ज़हीन आदमी इस तरह की ना करें, और बहुत सारी ये काबीना में हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक सिंपल सी बात है, सादा सी बात है, मुझे बताएं कि ये जो सारा ये जो 5-6 महीने क्यों कह रहे हैं? 6 महीने 22 महीने गुजर गए हैं। 22 महीने में जो वादे दावे नारे हुए थे, क्या वो पूरे हो गए हैं? क्या उनकी सिमत मुकर्रर है? क्या उन्हें फवाद क्या कह रहा है? जाग इमरान जाग, तेनू लगे रहन भाग, जाग इमरान जाग, सब ठप हुआ कम काज, जाग इमरान जाग, सदा नहीं रहंदा राज, वड्डियां वड्डियां दा गया तख्त ताज, जाग इमरान जाग। सिंपल सी बात है। आप नहीं रह तवक्कुआत पूरा नहीं होता। अच्छा, और फिर उस 4 चीजें हैं मिसाल के तौर पर। साहब ये बताना, आप सर आपसे हम भी सीखते हैं, 5-5.5 महीने के बाद क्या होगा, क्या होने क्या जा रहा है सर? हाँ, अच्छा, इससे एक महीने मिसाल के तौर पे 5 है। ये मैं सारों आपको बताना चाहता हूँ और सारों को बताना चाहता हूँ कि सानिया का आपने वो डिजिटल वाला कहा कि उनको डिजिटल का एडवाइजर बनाया गया, क्या कारकर्दगी दिखाई? कुछ भी नहीं। इस्लाहात करनी थी, मेन एजेंडा था। इशरत हुसैन अनइलेक्टेड हैं, अरबाब शहजाद, क्या कारकर्दगी दिखाई? कुछ भी नहीं। मईशत हफीज शेख रजा बाकर के पास है, क्या मईशत हो गई हमारी? आपके सामने है। एनर्जी नदीम बाबर के पास है, जो खुद भी मुबैना तौर पर तेल का कारोबार करते थे और शबाज शरीफ के दस्ते राज थे, क्या कारकर्दगी हुई? कुछ भी नहीं। सनत, तिजारत, निजकारी रजाक दाऊद साहब के पास है, जिन्होंने ज़राअत का मुबैना तौर पर बेड़ा गर्क किया, क्या कारकर्दगी दिखाई आपकी सनत, तिजारत और निजकारी की? कुछ भी नहीं। सेहत जफर मिर्जा साहब के पास है, क्या कारकर्दगी दिखाई? कुछ भी नहीं। ओवरसीज जुल्फी बुखारी साहब के पास है, जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हुंजा का नाम ले लें, कैलाश का नाम ले लें, किसी और का नाम ले लें, कोई मोनजोदाड़ो, हड़प्पा, भावलपुर फोर्ट कोई कह दें, कोई कारकर्दगी नहीं। तो ये है वो। अब 5 महीने बाद क्या है? फवाद चौधरी साहब की ने क्या यानी तब्दीली नहीं ला सके? कोई आई तब्दीली? नालायक कमजोर लोग हैं कि नहीं? हम रोज कहते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पे कौडू बैठे हुए हैं, इलेक्टेड अनइलेक्टेड है, अच्छा आपस में लड़ते रहते हैं, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे है, गुड गवर्नेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। अब 5 महीने बाद क्या होगा? लेकिन सर मेरी टेंशन यहाँ पे ये है हमें कि 5 महीने बाद क्या होगा सर? यही तो टेंशन है इस वक्त कि 5 महीने के बाद क्या होगा, और 5 महीने में ही क्या कर लेंगे ऐसा? सर अपोजिशन मरी मुक्की पे, अब वो एक अबरारुल्लाह का गाना है, वो पतलो जई एक उसका वीडियो आई थी, उसमें पतलो जई है कि उस तरह वांग निगाहां सू, पतलियां पतलियां बावां सू, उस तरह वांग निगाहां सू, चलदी फिरदी 302 कुड़ी पतलो जई। हुकूमत चलदी फिरदी 302, अपोजिशन चलदी फिरदी 302, मईशत चलदी फिरदी 302, टिड्डी दिल चलदी फिरदी 302, कोरोना चलदी फिरदी 302, अवाम चलदी फिरदी 302। बहुत हम एक अजीबो गरीब चौराहे पे आ गए हैं कि जहां जो मुतबादल था वो करप्शन और हड़प्शन और समझौतों की क्वारंटाइन कैंपों में मौजूद हैं, वो अपने केसों में लगे हुए हैं, और जिनको हमने सौंपा था वो नालायक, ना तजर्बाकार, जबान दराज और आपस में लड़ते लड़ते रास्ता भूल गए। 5 महीने फिर भी हो सकते हैं। ये प्लीज इमरान खान साहब का ये है कि ये 5 महीने उन्होंने वैसे दिए होंगे। 5 महीने के बाद क्या देख रहे हैं? इसमें कोई पिंडी इस्लामाबाद का किरदार नहीं है। 5 महीने बाद अगर ये इमरान खान नाकाम हो गए, हाँ, अगर इमरान खान नाकाम हो गए तो फिर भाईजान मरियम दे नारे वजणगे, बिलावल दे नारे वजणगे,
फिर एक तीसरा ऑप्शन, जो एक और ऑप्शन सुना जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं, कोई और ऑप्शन सुना जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं, तो फिर कोई ऑप्शन ही होंगे। और ये बदकिस्मती होगी उन लोगों की जिनको तब्दीली के ख्वाब बेचे गए, बदकिस्मती होगी उन लोगों के जिन्होंने तब्दीली के ख्वाब देखे, बदकिस्मती होगी उन लोगों की जो तब्दीली चाहते थे, बदकिस्मती होगी उन लोगों की जो इस तब्दीली के ख्वाब में रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तजिए का, आपकी राय के वक्त का। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाजरीन, आईसीसी के एंटी करप्शन विंग ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो भारत है वो गढ़ है क्रिकेट की करप्शन का। ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं कि आपको भी चौंका देंगे। इस वक्फे के बाद बात करें। नाज़रीन, कहा जाता है कि हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म होता है। इस बात में कितनी सदाकत है यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर गलत काम के पीछे भारतीय किरदार ही होते हैं। ये बात आलमी सच्चाई बनती जा रही है कि भारत पहले दुनिया भर में इंसानी हुकूक को लेकर बदनाम था। अब खेलों में करप्शन भी भारत के चर्चे होने लगे हैं और भारतीय जुएबाज शुरफा के खेल को दागदार करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि आईसीसी ने फिर कह दिया है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के जितने भी मैचेस फिक्सिंग के वाकयात होते हैं, इनमें से ज्यादातर वाकयात के ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। हर रोज गुज़िश्ता रोज नाज़रीन, आईसीसी एंटी करप्शन के ओहदेदार स्टीव रिचर्डसन ने बताया कि भारत के 8 बड़े बुकीज के नाम बता सकता हूं जो खिलाड़ियों से राब्ते में रहते हैं। रिचर्डसन का कहना था कि भारत में क्रिकेट करप्शन के खिलाफ कोई कानून मौजूद नहीं है, इसलिए आईसीसी के हाथ बंधे हुए हैं। भारतीय सट्टेबाजों के हवाले से आईसीसी ने पहली बार यह इंकशाफ नहीं किया है। 2 साल पहले 2018 में भी आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के मैनेजर मार्शल ने यही कहा था कि मैच फिक्सिंग और खिलाड़ियों को खरीदने वाले अफराद से ज्यादा का ताल्लुक भारत से होता है। भारतीय सट्टेबाज क्रिकेट मैच फिक्सिंग के हवाले से पूरी दुनिया में बदनाम है। इन्हीं सट्टेबाजों की वजह से अहम तरीन मैचेस भी मुतनाज़े हो चुके हैं, हत्ता कि वर्ल्ड कप का एक फाइनल मैच तक मशकूक हो चुका है। अभी चंद रोज कबल श्रीलंका के साबिक वजीर खेल ने इंकशाफ किया था वर्ल्ड कप 2011 का श्रीलंका और भारत का फाइनल मैच फिक्स था। साबिक वजीर खेल की तरह जुलाई 2017 में श्रीलंका के साबिक कप्तान राणा टुंगा ने भी वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल पर फिक्स होने का शुबा जाहिर किया, जबकि आलमी नशरियाती इदारे भी क्रिकेट फिक्सिंग के पीछे भारतीय किरदार को बेनकाब कर चुके हैं। कतरी टीवी अल जजीरा की 2 साल पहले आने वाली एक रिपोर्ट में स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से तहलका-खेज इंकशाफात किए गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2011 और 12 में 15 इंटरनेशनल मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग की गई थी, लेकिन इस फिक्सिंग के हवाले से जो अहम बात थी वो था भारतीय किरदार। स्पॉट फिक्सिंग के इन तमाम वाकयात को एक भारतीय सट्टेबाज अनिल मनोर के साथ जोड़ा गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि अनिल मनोर 7 साल से मैच फिक्सिंग के धंधे में मुलव्विस है। अल जजीरा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि किस तरह भारत के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाले टेस्ट मैचेस को भी मुतनाज़े बनाया गया। अल जजीरा ही नहीं बल्कि बीबीसी जैसा इदारा भी भारतीय मैच फिक्सिंग के हवाले से इंकशाफात कर चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की खेलों की जुआबाजी की सनत दुनिया में सट्टेबाजी की सबसे बड़ी सनतों में से एक समझी जाती और यहाँ खेलों पर 45 से 150 अरब डॉलर्स तक का जुआ लगता है, हर साल खेला जाता है और हर वनडे इंटरनेशनल मैच पर 19 करोड़ डॉलर्स की शर्तें लगाई जाती। इन इंकशाफात की तस्दीक अभी हाल ही में पकड़े जाने वाले भारतीय बुकी संजीव चावला के बयान से भी होती है, जिसमें उसने बताया कि क्रिकेट का हर मैच फिक्स्ड होता है और इसके पीछे अंडरवर्ल्ड माफिया का हाथ होता है। भारत के बुकी संजीव चावला ही थे जिन्होंने जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट को भी मैच फिक्सिंग का दाग लगाया था। साल 2000 में संजीव चावला और जनूबी अफ्रीका के अनजहानी कप्तान हैंसी क्रोनिया की टेलीफोनिक गुफ्तगू मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और फिर इस स्कैंडल के मंजर आम आने के बाद जनूबी अफ्रीकी कप्तान हैंसी क्रोनिया तहकीकाती कमीशन के सामने फिक्सिंग का एतराफ करते हुए रो पड़े थे। ये भारतीय बुक मेकर्स ही थे जिन्होंने हैंसी क्रोनिया को करप्शन के लिए वर्गलाया था। इसी स्कैंडल में भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन का नाम भी आया, जिसके बाद उन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी को खत्म कर दिया था। इसी नरमी की वजह से सट्टेबाज निडर हो गए और फिर आईपीएल में जुए की नई दास्तानें रकम हुई। 2013 में आईपीएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद
श्रीनिवासन को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सरबराही से हाथ धोना पड़ गए थे और उनके दामाद को इस फिक्सिंग स्कैंडल का मरकजी मुजरिम करार दिया गया था। इसी स्कैंडल की वजह से भारतीय क्रिकेटर श्रीशांत पर भी ताहयात पाबंदी लग गई थी, जिसे गुज़िश्ता बरस खत्म कर दिया गया था। मैच फिक्सिंग के हवाले से भारत का माजी स्याह है और आईसीसी आज भी भारतीय जुआरियों के किरदार से परेशान नजर आता है। आखिर शुरफा के खेल को भारत की दस्तराजी से बचाया जा सकता है या नहीं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, आईसीसी ने तो कह दिया, उनके एंटी करप्शन विंग ने कह दिया कि करप्शन होती है, सट्टेबाजी होती है, भारत मुलव्विस है। क्या आईसीसी भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगा? क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो लॉबी है, क्या उसकी जो मोनोपोली है, उसको काउंटर कर पाएगा आईसीसी? बहुत बहुत शुक्रिया अली। मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोई टच भी कर सके। आप देखें ना कि जिस तरीके से इन्होंने बिग थ्री बनाया, जिस तरह इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना जो कंट्रोल हासिल किया, चाहे आईसीसी का सदर हो, चाहे आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आईसीसी की क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन हो, सारे के सारे भारतीय हैं। और जहां तक आपने मैच फिक्सिंग की बात की, तो शुरू तो ये सिलसिला भारत से ही हुआ। सारी दुनिया जानती है कि बॉम्बे जो था, जिसका अब नया नाम मुंबई है, ये मैच फिक्सिंग की, क्रिकेट की जो वो गढ़ था। और आप देखें कि सारे सट्टेबाज, और फिर आप देखें कि जो दो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं अली, उनको भी वाकयात भारत से सामने आए, जिनमें वेस्ट इंडीज का मार्लन सिम्योज, उसकी कॉल पकड़ी गई भारत में, और सबसे बढ़कर साउथ अफ्रीका का फॉर्मर कैप्टन हांसी क्रोनिये, जिसको के भारत में जो है वो ट्रेस आउट किया गया। तो जब सारी चीजें वहां हो रही हैं और आईसीसी आंखें बंद करके बैठा है, अभी आईपीएल को देख लें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन श्रीनिवासन के दामाद मियां अप्पन, उनको पकड़ा गया, वो इन्वॉल्व थे आईपीएल में मैच फिक्सिंग में। श्रीशांत जो फास्ट बॉलर थे वो इन्वॉल्व थे। तो भारत तो सट्टेबाजी की गढ़ है, और अगर अब आईसीसी ने इसको कंट्रोल नहीं किया, लेकिन सट्टेबाज अब बड़े होशियार हो गए, मुख्तलिफ तरीकों से वारदात करते हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा कि आईसीसी को इस हवाले से एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, और भारत में जो कि गढ़ है मैच फिक्सिंग का, वहां पर रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। अच्छा मिर्जा साहब, क्या आपको नहीं लगता, जैसे कि इतना अरसे तक संजीव चावला काम करता रहा, किसी ने कुछ कहा नहीं, सट्टेबाजी की खुल्लम खुल्ला एक वारदातें होती थी और लोगों को पता था कि ऐसा हो रहा है, खुद वो कह रहा है कि कोई मैच ऐसा नहीं है जो फिक्स ना हो। सर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर इन्वॉल्व नहीं है तो कम से कम जानते बूझते हुए आंखें बंद किए हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, जो साबिक चेयरमैन का दामाद, जो साबिक सदर का दामाद जो है, वो कैसे इन्वॉल्व होता। इसका मतलब है अगर उनको नॉलेज है तो वो उसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा माफिया है, उस माफिया से टक्कर नहीं ली जा सकती, ऐसा लगता है। आप देखें हांसी क्रोनिये की जो मौत हुई, वो पुरस्कार अंदाज से हुई, जब उसका जहाज, जो एक छोटा जहाज था, वो गिरकर तबाह हो गया। तो एक ये बड़ा मजबूत माफिया है, और इस माफिया से निमटना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी आईसीसी को कानून साजी करनी चाहिए, आईसीसी को खिलाड़ियों को ऐसी सजाएं देनी चाहिए कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो सके। सट्टेबाज तो अपना काम करेंगे वो डेफिनेटली। फिर आप देखेंगे जो सट्टेबाजी की वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में आजकल, आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग का मामला, कि सट्टेबाजी की वेबसाइट को पीसीबी ने वो दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारी चीजें, इन सबको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो पाकिस्तान में क्या, भारत में क्या, बल्कि पूरी दुनिया में ये सट्टेबाजी होती रहेगी, और खिलाड़ी जो सट्टेबाजों के जाल में फंसते रहेंगे। अच्छा मिर्जा साहब, क्या आईसीसी सिर्फ स्टेटमेंट्स और बयानात देता रहेगा, या आईसीसी के कानून में वो प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके तहत वो कार्रवाई भी कर सके? देखिए, आईसीसी ने अपना एक एंटी करप्शन यूनिट बनाया। पॉल कॉन्डन जो थे वो उसके सरबराह थे, पाउंड्स में उनको तनख्वाह मिलती रही है, और उसके बाद मुताद्दिद अफराद आए और चले गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस मामले में आईसीसी जो है अपनी अथॉरिटी मनवाने में नाकाम रहा है। अगर आईसीसी अपनी अथॉरिटी मनवाए तो यकीनी तौर पर आईसीसी को इस सिलसिले में काफी पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि आईसीसी ने सिर्फ एक दिखावे के लिए बनाया हुआ एंटी करप्शन यूनिट, और वो सख्त से सख्त सजाएं उसी सूरत में दे सकता है जब क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के साथ ताउन करे और आईसीसी एक कानून बनाए क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। आप देखें पीएसएल में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पकड़े गए थे, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट का कोई कमाल नहीं था, बल्कि आईसीसी ने टिप दी थी नजम सेठी साहब के दौर में।
तो आईसीसी अगर अपनी अथॉरिटी मनवाए तो मैं समझता हूं कि ये मामला जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं। और उसके चांसेस आपको बहुत कम लगते हैं क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बहुत असर रसूख है आईसीसी में। बिल्कुल अली, आपने सही कहा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड डोमिनेट कर रहा है, सारे मेजर स्पॉन्सर जो है वो भारत के हैं। और फिर आईपीएल के आने के बाद तो आप देखें ना कि आईपीएल में लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से मैचेस होते हैं, सट्टा होता है, सबको पता है, लेकिन कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहा क्योंकि कमर्शियल हो गया है क्रिकेट, इतना पैसों की रेल। मिर्जा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके वक्त का एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद एक ऐसे जुर्म का जिक्र करेंगे कि जिससे घिन आती है, कराहत आती है। कौन सा वो जुर्म है और वो मुजरिम कौन है, वक्फे के बाद। नाज़रीन, जुर्म ऐसा के बताते हुए भी कराहत आए और मुजरिम ऐसे के दिखाते हुए भी घिन आए। भक्खर में मुर्दाखोरी के जुर्म में 2 भाई अपनी सजा पूरी करने के बाद रिहा हो चुके। लेकिन सवाल यह है कि 6 साल डिस्ट्रिक्ट जेल भक्खर में कैद रहने के बाद इंसानी गोश्त खाने की ये घिनौनी आदत खत्म हुई है या अभी भी पाई जाती है। क्या गारंटी है कि अब ये मकरूह हरकत दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। भक्खर के लोग परेशान हैं, पूरे इलाके में खौफ और हिरास की फजा पाई जाती है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि कब्रों से इंसानी लाशों को निकाल कर खा जाने वाले इन दोनों भाइयों को हिरासत में ही रखा जाए। लोगों की परेशानी बजा है क्योंकि इन दोनों भाइयों को पहले भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। 2011 में नाज़रीन, मकामी लोगों ने दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत की थी और जब ये दोनों एक लड़की की मैयत कब्र से निकालकर मरहुमा के आज़ा काटकर सामान पकाकर खा रहे थे, तब पुलिस से छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इस जुर्म के खिलाफ कोई कानून ही नहीं था, इसलिए इन्हें कब्र की बेहुरमती के तहत सजा सुनाई गई और फिर ये 2 साल के अंदर ही सजा पूरी करने के बाद बाहर आ गए और दोबारा यही घिनौना फेल करने लग गए थे। 2014 में उनके घर से दोबारा इंसानी गोश्त बरामद हुआ और साथ में एक बच्चे का सर मिला। इस बार पुलिस से दोनों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी के कानून के तहत मुकदमा चलाया और सरगोधा की अदालत ने दोनों भाइयों को 12 साल कैद की सजा सुनाई। अब ये दोनों भाई 12 साल की कैद, जो कि असल में 6 साल की होती है, पूरी करके रिहा हो चुके हैं और लोग परेशान हैं कि अब क्या हो। क्या अब फिर वही मकरूह खेल खेला जाएगा, क्योंकि कानून कुछ नहीं कर सकता। अफसोस की बात यह है कि इंसानी गोश्त के खाने के जुर्म के खिलाफ अभी तक कोई कानून ही नहीं बन सका। इन लक्स अमन के खौफ की वजह से इन दोनों भाइयों को भक्खर से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो क्या वजह है जो इन्हें उकसाती है कि दीगर हलाल चीज़ों को छोड़कर इंसानी गोश्त खाएं और क्यों बार बार कब्रों से मुर्दा गोश्त निकाल कर खाते। क्या ये एक बीमारी है या कोई नफ्सियाती मसला है? इस पर हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे मौजूद होंगी, लेकिन पहले हम आपके लिए चलते हैं बक्खर। हमारे नुमाइंदे फयाज पराचा वहां पर मौजूद हैं, फरहान पराचा। फरहान, ये बताइएगा कि क्या इन लोगों को अब लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है? पहले तो ये बताएं, रिहा हो चुके हैं, ये बाहर आ चुके हैं, तो सिर्फ इनको शिफ्ट किया जाएगा किसी दूसरे शहर में या इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए भी कुछ प्रोसेस किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बखर के नवाई इलाका ख्वावर कलां के उस कब्रिस्तान में जहाँ पर 2011 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला नौजवान लड़की की नाश को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया था, जो रात की तारीकी में फरमान और आरिफ दोनों भाइयों ने नाश को निकाल कर अपने घर ले गए थे। जब लवाकिन सुबह के वक्त फातिह खानी के लिए पहुँचे तो लाश कब्र से गायब थी। लवाकिन ने इंतजामिया को आगाह किया तो इंतजामिया ने तहकीकात करते हुए फरमान और आरिफ के घर से नौजवान लड़की की लाश और पका हुआ सालन बरामद किया। उसके बाद दोनों के खिलाफ थाना सदर दरिया खान में मुकदमा दर्ज करने के बाद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत सरगोधा में मुकदमा दायर किया गया, जहां पर उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। जहां पर 2 साल सजा मुकम्मल हुई तो अपील करने के बाद उन्हें 1 साल कर दिया गया। रिहा करने के बाद जब घर पहुंचे तो दोबारा एक बार इन्होंने मुर्दा गोश्त खाने के लिए मुर्दा गोश्त खाना शुरू कर दिया और उनके घर से नौमौलूद बच्चे की खोपड़ी बरामद हुई, जहां पर उन्हें दोबारा एक बार थाना सदर बखर में मुकदमा दर्ज किया गया और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया गया, जहां पर उनको 10 साल की उम्र कैद सुनाई गई, जो गुज़िश्ता दिनों 10 साल की कैद मुकम्मल होने के बाद वापस पहुँचे तो इंतजामिया की तरफ से 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों नज़रबंदी मुकम्मल हुई तो उन्हें भाई और भतीजे के हवाले कर दिया गया। जबकि हमारी कानून दानों से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई कानून अमल में नहीं आया। बात करते हैं माहिर नफ्सियात आमना नवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आमना साहिबा, ये बताइएगा, ये क्या कोई बीमारी है, कोई जहनी फतूर है, ये आदत पड़ती क्यों है इंसान को कि वो किसी मुर्दा का गोश्त खाए?
इस कॉन्सेप्ट को कि मुर्दे के गोश्त जो खाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकली कैनिबलिज्म कहते हैं। और बहुत सी रिसर्च ये बताती है कि इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग इस अमल में शामिल होते हैं। और बहुत सारी रिसर्च ये बताती हैं कि इसके पीछे साइकोटिक इलनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। साइकोटिक इलनेसेस वो होती हैं कि जिसमें आपका हकीकत से रब्ता काफ़ी दूर हो जाता है और पेशेंट्स को बाज़-औक़ात ऐसे ख़यालात आते हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होते। बाज़-औक़ात उसको ऐसी आवाज़ें भी आती हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो। ख़ास तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसमें ये अमल बहुत कॉमन है कि उसमें ये इस तरह के ख़यालात आते हैं कि मुझे किसी मुर्दे का गोश्त खाना है या कुछ ख़ास पार्ट्स हैं उसके जो कि मुझे निकाल कर खाने हैं। इसके अलावा रिसर्च ये भी बताती है कि नशे का इस्तेमाल भी पेशेंट्स को साइकोसिस की तरफ लेकर जा सकता है, बहुत सारी साइकोटिक इलनेसेस की तरफ लेकर जा सकता है, जिसके नतीजे में पेशेंट्स कैनिबलिज्म की तरफ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च के मुताबिक ये एक एडिक्टिव पैटर्न भी बन जाता है, यानी इसकी बाकायदा एक एडिक्शन की हद तक एक लत लग जाती है कि बार बार वो काम करने को दिल करता है। बाकायदा हमारे ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं कि जब कोई नशा करता है तो उसके बाद जो उसको एक हाई मिलता है, एक बज़ मिलता है। उसी तरह से जिन लोगों को कैनिबलिज्म की एडिक्शन होती है वो बार बार मुर्दे के गोश्त खाकर उस बज़ को, उस हाई को महसूस करना चाहते हैं और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। अगर इसको बर वक्त इसका कोई इलाज ना करवाया जाए तो वक्त के साथ साथ ये प्रोग्रेस करता है और इसका कोई लिमिट नहीं है। क्या है मतलब इस लत को ख़त्म करने के लिए किया क्या जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि ये एक कोई बहुत ही कॉमन फिनोमेना नहीं है। एक्चुअली ये एक काफ़ी रेयर फिनोमेना है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, इसके इलाज के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि ऐसे पेशेंट्स को एक तो मेडिकेशन के ज़रिए, दूसरा तरीका है कि इस मेडिकेशन के साथ साथ इनकी काउंसलिंग की जाए, यानी बाकायदा साइकोथेरेपी से। ठीक है, रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमना साहिबा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो चाहता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।